नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साकला से सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 9 ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे, चैप्टर 3 शुरू करेंगे। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको भेजी जा चुकी है। आपको क्वेश्चन आंसर सारे अपनी नोटबुक में करने हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 अपवाह। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ शब्दों के अर्थ मालूम होना चाहिए। सबसे पहला आपका शब्द है नदी। नदी किसे कहते हैं? तो नदी का क्या अर्थ है? नदी स्थल पर बहने वाली प्राकृतिक जल धारा को हम क्या कहते हैं? नदी। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा याद रखनी आपको। स्थल पर बहने वाली प्राकृतिक जल धारा, यानी जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बहाया है, अपना प्रकृति के द्वारा बह रही है। प्राकृतिक जल धारा को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है स्थल पर बहने वाली प्राकृतिक जल धारा। अब ये जल धारा प्रकृति के द्वारा, चाहे बारिश के द्वारा बहो, चाहे पर्वतों से जो हिमखंड के पिघलने के द्वारा, ग्लेशियरों के पिघलने के द्वारा पानी है जो धरातल पर बहने लगता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? नदी कहती है। ठीक है। अब ये नदियां 2 प्रकार की होती है। एक नदी होती है मौसमी नदी, जो मौसम के अनुरूप बहती है, यानी बारिश होगी तो वो नदियां बहने लग जाएगी। जैसे ही बारिश खत्म होगी, धीरे धीरे नदियों का पानी कम होकर सूखने लग जाएगा और वो नदी बहना बंद हो जाएगी। दूसरी होती है सदावाहिनी नदी। ठीक है। या इसका दूसरा नाम है नित्य वाहिनी नदी, यानी जो सदैव वर्ष भर बहती रहती है, वो नदियां क्या कहलाती है? सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदी। सदावाहिनी नदियां ये ज्यादातर हिम ग्लेशियरों के पिघलने के कारण इन नदियों में पानी है जो वर्ष भर चलता रहता है। अब आपके लेसन का नाम है अपवाह। अपवाह क्या होता है? किसी भी नदी या नाले का बहने वाला क्षेत्र, जहां वो बहती है, वह क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा? अपवाह कहलाएगा। नदी भी हो सकती है, नाला भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। जहां पर वो बहना शुरू कर रही है, वो उसका क्या कहलाएगा? अपवाह कहलाएगा। हमारा लेसन है अपवाह तंत्र। इसको अगर नदी अकेली बह रही है, मुख्य नदी है जो अकेली अपना जल बहा रही है, अपने उद्गम स्थल से लेकर जहां पर वो जाकर किसी सागर महासागर में मिलती है वहां तक, वो उसका क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। अब उसके अंतर उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां भी आकर मिलने लग जाती है। कौन मिलने लग जाती है? सहायक नदियां भी अगर उसके साथ आके मिलने लग जाती है, तो वह उस मुख्य नदी का क्या कहलाने लग जाएगा? अपवाह तंत्र कहलाने लग जाएगा। पूरा ध्यान रखना है। कोई भी नदी मुख्य नदी है जो अकेली नहीं रहती है, अपने उद्गम स्थल से जब वो बहना शुरू करती है तब वो अकेली होती है, तो उसका अपवाह क्षेत्र है। लेकिन उसके अपवाह क्षेत्र में उससे सहायक नदियां उससे आके मिलने लग जाती है, तो वो सहायक नदियां उसका क्या बनाती है? अपवाह तंत्र बनाती है। अब अगला वर्ड है आपके लिए बेसिन। ये मान लीजिए मुख्य नदी बह रही है, इसमें से इसकी सहायक नदियां इससे आके मिल रही है, तो जहां जहां से सहायक नदी और मुख्य नदी आपस में मिल रही है, वो कहलाता है नदी बेसिन। शब्द ध्यान रखने हैं आपको। नदी बेसिन किसे कहते हैं? अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है। एक बार सारे वापस सुन लीजिए। स्थल पर बहने वाली प्राकृतिक जल धारा को तो हम क्या कहते हैं? नदी। ये प्राकृतिक जल धारा है जो बारिश के मौसम से अपने आप ही बहने लग जाती है, अपना रास्ता स्वयं ढूंढती है, या फिर हिमखंडों या ऊंचे पर्वतों पर ग्लेशियरों के पिघलने से जो नदी बहती है, जो जल धारा बहने लगती है, वो हमारी क्या कहलाती है? नदी कहती है। नदियों के 2 प्रकार होते हैं, एक मौसमी और एक सदावाहिनी नदी। मौसमी नदी मौसम के अनुसार, यानी केवल बारिश के मौसम में बहती है। धीरे धीरे जैसे बारिश का मौसम खत्म होता है, नदियों का जल है जो कम होने लग जाता है और वो सूखने लग जाती है। वही सदावाहिनी नदियां है जो हमेशा वर्ष भर बहती रहती है। अपवाह क्या होता है? किसी मुख्य नदी का अपने उद्गम स्थल से जब वो बहना शुरू करती है, तो जिस क्षेत्र में वह बहती है, वह उसका क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और जब उसमें उसकी सहायक नदियां आकर उससे मिलने लग जाती है, तो उद्गम स्थल से लेकर महासागर या समुद्र में मिलने तक जो जो उसकी सहायक नदियां उसके साथ मिलकर एक पूरा अपवाह क्षेत्र का बनाती है, वो उसका क्या कहलाता है? अपवाह
तंत्र कहलाता है। मुख्य नदी से सहायक नदियां जहां आकर मिलती है वो क्या कहलाएगा, उसका नदी बेसिन कहलाएगा। अब हम लेसन शुरू करते हैं। ये कुछ मुख्य वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं। अपवाह, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र में क्या आएगा, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, जहां पर मुख्य नदी और सहायक नदियां सभी आपस में मिलकर एक पूरे क्षेत्र की व्याख्या क्या करेगा, नदी तंत्र करेगा। आप भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर में होता है। कहीं पे भी हो सकता है, जलाशय में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, या समुद्र या महासागर में भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि हर नदी जाकर किसी समुद्र या महासागर में ही मिले। कुछ नदियां ऐसी होती है जो किसी बड़े जलाशय में आके मिल जाती है, किसी झील में आकर मिल जाती है, और कुछ नदियां है जो रेत के अंतर है जो विलीन हो जाती है, तो उन्हें जो अंतःप्रवाही नदियां भी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी अपवाह द्रोणी वही बात है कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित करती है, जिस जगह से वो जल लेकर जिस जगह तक वो जाती है, वह पूरा के पूरा क्षेत्र जहां पर उसका जल प्रवाहित हो रहा है वो पूरा अपवाह द्रोणी कहलाएगा। आप यहाँ देखिए मानचित्र में आपको दो अलग अलग धाराएं दिख रही है, एक धारा अ है, एक धारा ब है। जो बीच में एक पूरी सीधी धारा दिख रही है वो आपकी मुख्य नदी है, और इस मुख्य नदी से छोटी छोटी अनेक जल धाराएं आकर मिल रही है। तो मुख्य नदी, ये उसकी सहायक नदी, जहाँ मुख्य नदी और सहायक नदी मिल रही है ये हो गया आपका नदी बेसिन। जहां तक ये पूरा जल प्रवाहित कर रहा वो हो गया नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी या अपवाह तंत्र। अब आप देखिए, दो समान जल धाराएं या जल तंत्र या नदी तंत्र के बीच यदि कोई ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र आ जाता है, मान लीजिए दो नदियां बह रही है, उनके बीच में कोई बड़ा सा पर्वत आ गया, पहाड़ आ गया, जिसके कारण उन दोनों धाराओं की दिशाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो वो क्या करेगा, जल विभाजक का कार्य करेगा। अब इस चीज को आप अच्छे से नीचे समझिए। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। दोनों को अलग करिए, आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं आराम से कि अ और धारा ब, इसमें कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रही है। इन दोनों को बीच में ऊपर उठा हुआ क्षेत्र जो क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम क्या करते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी विश्व का है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी है। और अगर भारत का पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है जो गंगा नदी है। कौन सा है, गंगा नदी या गंगा द्रोणी। अब देखिए भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के आधार पर होता है। हमने भारत की भौगोलिक आकृतियां पढ़ी थी, 6 भौगोलिक आकृतियां पढ़ी थी। मुख्य रूप से जो उत्तर में हिमालय, बीच में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, और सबसे नीचे प्रायद्वीपीय पठार पड़ा था। तो इसी आधार पर है जो भारतीय नदियों का भी क्या किया जाता है, दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ आपको ध्यान रखना है, हिमालय की नदियां हैं जो वर्ष भर बहने वाली नदियां होती है, क्योंकि हिमालय के उछले भाग में, महान हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ क्या है, ग्लेशियर जमे हुए रहते हैं। इस कारण से हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो वर्ष भर बहने वाली सदा वाहिनी या नित्य वाहिनी नदियां होती है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो ये वर्ष भर नहीं होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार है जो दक्षिणी भाग में आता है, विषुवत रेखा के पास आता है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है जो हिमालय पर्वत से कम है, इस कारण से यहाँ की नदियां वर्ष भर बहने वाली न होकर मौसमी नदियां में गिनी जाती है। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। आगे शब्द यानी दोनों ही नदियां क्या है, एक समान रूप से बहने वाली नहीं है, अलग अलग तरीके से।
हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी है। बारहमासी या कह दो, सदावाहिनी कह दो, नित्यवाहिनी कह दो। ये क्या करती है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? पहला क्या है, पहली विशेषता क्या है हिमालय की नदियों में, कि ये बारहमासी है, वर्ष भर बहती रहती है। बारिश का पानी तो इन्हें मिलता ही है, साथ में इनको है जो पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर घाटों का निर्माण किया है। क्या किया है? घाट्स क्या होते हैं? इन्हें महाखंड कहते हैं। महाखंड यानी बड़े बड़े खड्डे हैं ये, जो पहाड़ों के ऊपर से जब पानी बहकर आता है तो ये क्या करती है, पहाड़ों को काटने का काम करती है और बड़े बड़े गर्त बना देती है या खड्डे बना देती है, जिन्हें घाट्स कहते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। जहां से हिमालय की नदियां निकलती है, वहां से उत्पत्ति यानी उनका उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक के रास्ते, चाहे वो अरब सागर तक जाए, चाहे बंगाल की खाड़ी तक जाए, ये एक बहुत बड़े लंबे रास्ते को तय करती हैं। और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन का काम भी करती है। अपर्दन यानी क्या होता है? टूटना फूटना। क्या होता है अपर्दन का अर्थ? टूटना। अपर्दन होता है टूटना, ठीक है ना। क्या करेगी, जब नदी अपने साथ पानी लेकर बहती है, ऊंचे ढालों से बहेगी, तो वो लगातार जब एक ही जगह से बहती रहेगी तो क्या करेगी, वहां से है जो विशाल भूखंडों को क्या तोड़ने का काम करेगी। अपने साथ है जो चट्टानों के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, रास्तों में आने वाले पेड़ पौधों को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन की क्रिया कहलाती है। अब आप इस चित्र को समझिए कि एक नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने से लेकर समुद्र तक मिलने तक एक बहुत लंबा रास्ता तय करती है। उसमें वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाती है। मान लीजिए ये नदी का स्रोत है, कोई ग्लेशियर है, पहाड़ी क्षेत्र बताया जा रहा है, कोई ग्लेशियर भी हो सकता है, कोई पर्वतीय क्षेत्र बिना ग्लेशियर वाला भी हो सकता है, जहाँ से नदी निकल रही है। नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो वह अपने ऊपरी भाग में ऊंचे पर्वतों से ढलान में बहने के कारण है जो उसके पानी का वेग क्या होता है, बहुत अधिक तीव्र वेग होता है। जब ऊपरी भाग से बहती है तो तीव्र वेग के साथ बहती है, ढलान के साथ बहती है, अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर है जो उस पानी में वेग के साथ क्या करती है, बहकर लेके आती है। पर्वतीय भाग का जब ढलान वाला क्षेत्र कम हो जाता है, यानी नदियां ऊंचे ढलान वाले क्षेत्र से मध्य भाग में पहुंचती है, तो पानी का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े पत्थरों को, कंकड़ों को वो क्या करने लग जाएगी, इकट्ठा करने लग जाएगी। तो अब नदी की आकृति क्या हो जाएगी, जैसे जैसे यहाँ कंकड़ पत्थर इकट्ठे होने लग जाएंगे रास्ते में, तो नदी अपना आकार बदलकर एस आकृति में बदल जाएगी। आप देख रहे हैं ये आकृति कैसी हो गई है, एस आकृति हो गई है। इस एस आकृति के आकार को नदी में क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। मान लीजिए ये नदी सीधी सीधी बहते हुए आ रही है, कुछ समय बहने के बाद यहाँ पर है जो क्या हो गया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए। अब नदी को बहने के लिए यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना क्या कर दिया, आकार मोड़ दिया या अपने बहने की जगह को घुमा दिया। तो ये धीरे धीरे नदियां विसर्पाकार हो जाती है। इन्हें एस आकार भी कहा जाता है, विसर्पाकार भी कहा जाता है। यही नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र से घाटी वाले क्षेत्र में, यानी पर्वत से नीचे उतरकर घाटी में प्रवेश करती है, तो इनका वेग और भी कम हो जाता है। वेग कम हो जाने के कारण बड़े बड़े चट्टाने पत्थर तो यहाँ रह गए। अब क्या होगा, पीछे बचे हुए और अवसाद होते हैं, जो भी चीजें पीछे बच जाती है उनका निक्षेपण यहाँ पर करने लग जाती है। ये एस आकार की घाटियां अपने पीछे छोड़े हुए शेष अवशेषों के कारण धीरे धीरे क्या करती है, नदी अपने मुख्य भाग से ये कटकर अलग होने लग जाते हैं। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, गोखुर झील बनाएंगे। गोखुर यानी क्या होता है, गाय के खुर। गो यानी क्या हो गया, गाय, और खुर यानी गाय के पैर। गाय के पैरों की आकृति दिखाई दे रही है आपको। इस तरह से ये है जो
मुख्य नदी से विसर्पाकार आकार का जो क्षेत्र होता है वो मुख्य नदी से कटकर जब अवसादों या निक्षेपण के कारण अलग हो जाता है तो वह गोखुर झील का निर्माण करता है। नदियां जब निचले क्षेत्र में बिल्कुल समुद्र के पास पहुंच जाती है मिलने के लिए मुहानों पे, तो ये नदियां हैं जो समुद्र द्वारा धाराओं द्वारा लाए गए अवसादों और नदियों के स्वयं के द्वारा बिछाए गए निक्षेपण के कारण ये बहुत सारी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। और ये धाराएं हैं जो क्या कहलाती है, अलग अलग धाराओं में बटा हुआ ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं नदी, इसके अलावा भी नदियां बहुत से रूप बनाती है। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, पहाड़ी ढलान से बहती है, तो वो बहुत बड़ा, ये जो ढलान ज्यादा होने के कारण नदियां बहुत तीव्र वेग से बहती है और अपने साथ है जो पहाड़ी क्षेत्रों से कंकड़ पत्थर है जो मिट्टियां और साथ में लेकर आती है। जब वेग कम हो जाता है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वही पीछे शेष छूट जाते हैं और नदियां है जो अपने आकार में परिवर्तित करते हुए एस आकार में बहने लगती है, जिसे विसर्पाकार भी कहा जाता है। जब और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो ये विसर्पाकार आकृतियां हैं जो धीरे धीरे अवसादों के निक्षेपण के कारण मुख्य नदी से कटकर अलग होने लग जाती है और वो गोखुर झील का निर्माण करती है। और सबसे अंत में समुद्र से मिलने से पहले ये नदियां हैं जो अनेक धाराओं या वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। आगे ध्यान रखना आपको। नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। सिल्ट क्या, वही हो गया गाद। नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में है जो चीजों को बहा कर लेकर आती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प और गोकुल झील तथा बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि नदियां मैदानों में दो तरह के मैदान बनाते हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। ठीक है, जहां नदियों का पानी हर वर्ष पहुंचता है और नई मिट्टी का जमाव करता है उसको तो हम क्या कहते हैं, खादर। और जहां नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता हर वर्ष, वो क्या करता है, निर्माण करता है बांगर, पुरानी मिट्टी के क्षेत्र। ठीक है ना, तो यही चीज है, ये मौसमी नदियां है जो मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे निक्षेपण करती है और अलग अलग आकृतियां बनाती है। तो खादर और बांगर भी एक तरह से मैदान का रूप ही है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती है। चित्र में आपने डेल्टा देखा है कि नदी है जो अनेक भागों में बढ़ जाने के बाद क्या करती है, डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये हमने पढ़ा हिमालय की नदियों के बारे में। पहाड़ी क्षेत्र से आती है, वर्षा के जल के अलावा ग्लेशियरों का जल भी उन्हें प्राप्त होता है। ऊंचाई से गिरने के कारण ये गार्ज या जलप्रपात बनाती है और साथ में नदियां एक लंबे मार्ग को तय करते हुए अनेक आकृतियां बनाती हुई चलती हैं। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर होता है। प्रायद्वीपीय पठार पर जितनी अधिक वर्षा होगी इन नदियों का पानी उतना ही अधिक होगा। वर्षा कम होती है मान लो किसी वर्ष, तो इन नदियों में पानी कम होता है और ऐसी स्थिति भी बनती है कि अधिक गर्मी के कारण ये नदियां प्राय सूख भी जाती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या है, कम है और छिछली है। छिछली इसे कहा गया है कि जब पानी कम हो जाएगा, छोटी छोटी धाराओं में बहने लगेगी, तो उनमें क्या हो जाएगा, अवसाद और ज्यादा हो जाएगा, दलदली रूप धारण करने लग जाएगी। ज्यादा गहरी नहीं होने के कारण ये कैसी होती है, छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। अब यहाँ केंद्रीय उच्च भूमि कौन सी है, हमने कल पढ़ा था मालवा का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, उच्च भूमि भाग है। ठीक है ना, इसके नीचे तो है विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियां और ऊपर है अरावली की पहाड़ियां और इसके नीचे से शुरू होता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही ऊपरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग से उच्च भूमि कहा जाता है, वो कौन सा है, मालवा का पठार है। यहाँ पर नदियां क्या करती है, पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम यानी यहाँ से निकलने वाली नदियां इस तरह से बहेगी पश्चिम की तरफ। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रायद्वीपीय नदियां उच्च भूमि से निकलने वाली
सबसे प्रमुख दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है, उसमें पहली है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। इन दो नदियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मध्य उच्च भूमि से निकलती है, इनका उद्गम स्थल है। ये नदियां अपने प्रवाह से क्या करती है, पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में आकर मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती। अब देखिए, यह है पश्चिमी घाट, यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियां निकलती है। क्योंकि आपने कल पढ़ा था पश्चिमी घाट है जो पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, तो यहाँ से निकलने वाली नदियां क्या करेगी, पूर्वी घाट की तरफ बहते हुए अधिकतर नदियां कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की नदियों को आपको 3 भागों में बांटना है, ठीक है ना। अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हिमालय की नदियों को 3 तंत्र में बांटेंगे। सबसे पहला हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो जाएगा गंगा नदी तंत्र और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन 3 नदियों को पहले तो हमने कैसे किया था, भारत की भौतिक आकृति के आधार पर है जो नदियों का विभाजन किया था। कि नदियां है जो भौतिक आकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। अब हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांट रहे हैं, पुनः 3 भागों में उनका विभाजन कर रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियां, और ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां आएगी। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी होगी क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। पूरा हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र पार करके मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए ये नदियां कहाँ जाएगी, समुद्र में मिलेगी। इसमें आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी तंत्र है जो अरब सागर में मिलता है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उद्गम स्थल तीनों का ही है जो हिमालय पर्वत ही है। हिमालय पर्वत के अलग अलग स्थानों से निकलती है, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र तो दोनों ही मानसरोवर से निकलती है, लेकिन दोनों एक ही जगह से निकलने के बाद भी सिंधु नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है और ब्रह्मपुत्र है जो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है, नदी तंत्र, ये आपको पहले ही समझा दिया। तो मुख्य नदी जब उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियां बहती है तो वो जहां जहां से जिस क्षेत्र को कवर करती है या जिस क्षेत्र में बहती है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उस नदी का नदी तंत्र कहलाता है। अफवाह तंत्र कह दो, नदी द्रोणी कह दो, सब एक समान ही है। अब सबसे पहले भाग पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये मान लीजिए कि इस तरह से हमारा है जो ऊपरी भाग है, हिमालय का ऊपरी भाग इस तरह से, या भारत का नक्शा, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या देखना है, ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पर तिब्बत के पठार से यहाँ मानसरोवर के निकट से है जो सिंधु नदी निकलती है। यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलकर ये भारत में लद्दाख से है जो ये क्या करती है, नदी भारत में प्रवेश करती है। अब ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये भारत का पूर्वी भाग है। कौन सा ध्यान रखना है, भारत का पूर्वी भाग, और ये कौन सा होगा, पश्चिमी भाग। तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है। कहाँ से जाएगी, पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करेगी। कौन सी जगह से प्रवेश करेगी, लद्दाख से भारत में प्रवेश करेगी। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। घाट क्या है, ऊंचे पहाड़ों से जब नदी है जो 2 पहाड़ों के बीच में से गिरती हुई एक खड्ड का निर्माण करती है, महाखड्ड का, तो उसको हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी उसकी सहायक नदियां जैसे जासकर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी से मिलती है। कहाँ पर, लद्दाख से वो जब बहती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है
तो इस नदी की सहायक नदियां होती है जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये सारी भारत में बहने वाली नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये ऊपर का भाग, ये हमारा गिलगित क्षेत्र है, ये बालिस्तान क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ से बहती हुई अटक से क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलज, व्यास, रावी, चनाब तथा झेलम भी आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, पहले सबसे ऊपर है सिंधु नदी, उसके पास है झेलम नदी बहती है, फिर है जो सतलज नदी है, सतलज के पास ही व्यास और रावी नदी भी है। ये सारी नदियां आपस में एक दूसरे से मिलती हुई कहाँ मिल जाएगी, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास आकर ये सिंधु नदी में मिल जाएगी। कितनी नदियों को ध्यान रखना है, सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है ना। ये सारी नदियां आपस में कहाँ मिलेगी, आप पाकिस्तान में जो मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाएगी। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। पहले कहाँ बह रही थी, पहले हमने देखा कि हिमालय से निकलने के बाद ये पश्चिम की तरफ बहती है, फिर ये नदी है जो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर, सारा ध्यान रखना है, कराची से कहाँ होगा, पूर्व की ओर ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, यानी कि तेज ढाल वाली नहीं है। धीमा होने के कारण क्या करेगी, पानी का बहाव धीरे होगा, कम निक्षेपण होगा। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल, पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। कुल लंबाई है उसकी 2900 किलोमीटर लंबी। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक नदी है। अब यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको ध्यान रखना है, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। किस लिए हुआ था कि आपने अभी देखा कि भारत में ये बहती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान से होते हुए फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो इस जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसमें क्या निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही भारत उपयोग में लेगा। उद्गम स्थल तिब्बत में, बह कहाँ से रही है, भारत में, उसकी प्रमुख मुख्य नदियां कहाँ से मिल रही है उसे, भारत में, उसके साथ साथ चल रही है, समानांतर चलते हुए पाकिस्तान में उससे मिल रही है। सब कुछ भारत में होने के बाद भी भारत उसका कितना 20% जल का ही उपयोग करेगा। और इस जल का उपयोग भी हम क्या करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के रूप में इस जल का उपयोग किया जाता है। आज हमने अपवाह तंत्र की परिभाषा कितने भागों में है, जो भारत के भौतिक आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय का और प्रायद्वीपीय पठार का। फिर हिमालय की नदियों को भी हमने 3 भागों में बांटा है। आज हम लेसन यही समाप्त करते हैं, अगला कल पढ़ेंगे। आप इसको पुनः रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।